In a normal year, there are 365 days total. And if we divide 365 by 7, so we will get 52.1, that is 52 weeks, complete weeks, and 1 day. But in leap year, what happens is, in leap year, we have 366 days. So if I divide 366 by 7, I will get 52.2. That is 52 complete weeks. It is 52 complete weeks and 2 days. तो नॉर्मल ईयर में 52 वीक्स होते हैं, तो हर डे जो होता है वो 52 टाइम्स आता है. मतलब यू गेट 52 मंडेज, 52 ट्यूजडेज, 52 वेडनेसडेज, 52 थर्सडेज, 52 फ्राइडेज, 52 सैटरडेज एंड 52 संडेज. ओके. लीप ईयर में भी 52 वीक्स कंप्लीट होते हैं, तो यहाँ पे तो 52 मंडे, 52 ट्यूसडे, 52, ये सारे 52 टाइम्स आ गए. तो सैटरडे भी 52 टाइम्स आ गया इधर. लेकिन आपको ये प्रोबेबिलिटी चाहिए कि वो 53 डेज हो, 53 सैटरडेज आने चाहिए लीप ईयर में. तो ये जो 2 दिन एक्स्ट्रा है उसमें से ही वो 53rd सैटरडे निकलेगा. ये 52 तो ऑलरेडी है ही. अब ये जो 2 दिन एक्स्ट्रा है वो क्या क्या हो सकते हैं? दे कैन बी संडे एंड मंडे, देन दे कैन बी मंडे एंड ट्यूसडे, देन दे कैन बी ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, or they can be Wednesday and Thursday. They can be Thursday and Friday. They can be Friday and Saturday. And they can be Saturday and Sunday. तो 52 वीक्स में 52 टाइम्स तो सैटरडे आके गया. अब आपको चांस चाहिए या आपको प्रोबेबिलिटी चाहिए कि 53rd सैटरडे आए. तो ये जो 2 वीक्स है वो ऑब्वियसली दे विल बी कॉन्जिक्यूटिव वीक्स, कॉन्जिक्यूटिव डेज. अब ये जो 2 दिन है वो 2 दिन कॉन्जिक्यूटिव ही होंगे ना. संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, ऐसा ही कुछ होगा. एक संडे और एक वेडनेसडे तो नहीं होगा एक्स्ट्रा डेज, है कि नहीं. तो फिर ये 7 ऑप्शंस में से कब कब सैटरडे आ रहा है? 2 केसेस में सैटरडे आ रहा है, इधर और इधर. तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सैटरडेज? इट इज 2/7. क्योंकि 52 सैटरडेज तो आ गए. फिर 53rd सैटरडे आने के लिए आपके पास 2 ही ऑप्शन है, एक तो फ्राइडे सैटरडे होना चाहिए या सैटरडे संडे होना चाहिए. तो 53rd सैटरडे आ जाएगा. तो ये 2 ऑप्शन की प्रोबेबिलिटी क्या आती है? ये 7 में से 2 का प्रोबेबिलिटी 2/7 आएगा. सी देयर इज एन आंसर गिवन 2/7 हियर. एंड देन आई विल टेल यू अ शॉर्टकट आल्सो. सो दिस 2/7 इज ऑलरेडी गिवन. अब अगर उन्होंने ऐसा सम पूछा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर सिलेक्टेड एट रैंडम वुड कंटेन 53 संडेज. ये सैटरडेज था ना. उन्होंने अगर संडेज पूछा, 53 संडेज की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो वो भी 2/7 आएगा. 53 मंडेज की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो वो भी 2/7 आएगा. तो वो 2/7 ही आएगा. Next sum. If an unbiased coin is tossed 3 times, what is the probability of getting more than one head? मोर देन वन हेड का मतलब क्या है? एक या एक से ज्यादा. अच्छा नहीं, मोर देन वन मतलब एक से ज्यादा हेड आनी चाहिए. कितने कॉइन टॉस किए हैं? एक कॉइन 3 बार टॉस किया है. अगर आपने एक कॉइन को 3 बार टॉस किया तो आपको क्या क्या मिल सकता है ऑप्शन में? You will get head, head, head,
or head head tail, or head tail tail, or head tail head, then you may get tail tail tail, tail tail head, tail head head, tail head tail. These are the different options that you will get if a coin is tossed. Now you want a probability that getting more than one head, एक से ज्यादा हेड होने चाहिए. तो एक और एक से ज्यादा या एक से ज्यादा? एक से ज्यादा बोला है उन्होंने. मोर देन वन हेड का मतलब क्या है? एक से ज्यादा हेड होने चाहिए. मतलब एक तो हेड दो हो या तीन हो. तो क्या क्या चांसेस आएंगे? दो हेड, दो हेड, दो हेड, दो हेड, और दो से ज्यादा तीन हेड. What will be the probability? 1 2 3 4, 4 by 8, 1 by 2. Do you have the option? Yes, the option is there, 1 by 2. C is the option. Next, if two unbiased dice are rolled, what is the probability of getting points? Neither 6 nor 9. Two unbiased dice are rolled. What is the probability of getting points? Point 6 और nor 9 का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब एडिशन ही हुआ ना, क्योंकि डायस पे 9 तो आता ही नहीं है, तो एडिशन की बात हो रही है. तो एडिशन जो है वो 6 भी नहीं होना चाहिए और 9 भी नहीं होना चाहिए. तो हम लोग ना इसको थोड़ा सा उल्टे तरीके से करेंगे. अगर दो अनबायस डायस रोल होते हैं तो एन ऑफ एस क्या होता है आपका? टोटल ऑप्शंस क्या होते हैं? 36. टोटल 36 ऑप्शंस होते हैं. उन्होंने बोला है कि पॉइंट जो है, मतलब एडिशन जो है, वो 6 भी नहीं होनी चाहिए, 9 भी नहीं होनी चाहिए. अब तुम लोग बोलोगे मुझे कैसे पता कि वो पॉइंट्स का मतलब एडिशन है? क्योंकि 6 तो आ सकता है डायस पे, 9 कैसे आएगा? इसका मतलब वो एडिशन के बारे में ही बात कर रहे हैं. तो उन्होंने बोला वो एडिशन 6 भी नहीं होना चाहिए, 9 भी नहीं होना चाहिए. तो मैं बोलती हूँ वो एडिशन 6 और 9 ही होना चाहिए. तो 6 एडिशन कैसे होगा? 3 3, 2 4, 4 2, 5 1, 1 5. ये हो गया 6 का एडिशन. 9 का एडिशन क्या होगा? 6 3, 3 6, 5 4, 4 5. तो 36 में से ये है जिनके एडिशन 6 भी है और 9 भी है. कितने हैं ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So it is 9 by 36 is the probability that addition is either 6 or 9. That is 1 by 4. This is the probability that you have addition either 6 or 9. So what will be the reverse of this? 1 minus 1 by 4. That is 3 by 4. और अगर ये तरीका नहीं यूज किया, अगर हम लोगों ने दूसरा यूज किया, मतलब हम लोग वो एडिशन ढूंढेंगे सारे बाकी के एडिशन एक्सेप्ट 6 एंड 9, तो कितना करना पड़ेगा? 2 की एडिशन, 3 की एडिशन, 4 की एडिशन, 5 6, 6 तो नहीं होना चाहिए तो 7 8, 9 नहीं होना चाहिए 10 11 12. इतना सब ढूंढने से तो अच्छा है कि 6 और 9 का ढूंढे और उसका कॉम्प्लीमेंट ले ले. इट विल बी मोर इजी. 3 by 4 कम्स टू बी 0.75. तो आपके आंसर में 0.75 दिया है उन्होंने. आता हे कसं डिसाइड करायचं की वेदर यू शुड फाइंड इट आउट इन पॉइंट्स और यू शुड कीप इट इन द फ्रैक्शन? इट विल डिपेंड अपॉन द ऑप्शन. जैसे इस केस में उन्होंने फ्रैक्शन दिया था तो हम लोग फ्रैक्शन रखते हैं. यहाँ पे उन्होंने पॉइंट में आंसर दिया तो हम लोग पॉइंट में रखेंगे. Then let us go ahead with the next sum. This is very interesting. What is the probability that 4 children selected at random would have different birthdays?
अभी 4 बच्चे हैं और उनके अलग अलग बर्थडे होनी चाहिए। तो हम लोग ऐसा पकड़ के चलते हैं कि ये 4 बच्चे हैं, ये है फर्स्ट बच्चा मतलब जो पहले पैदा हुआ, ये सेकंड बच्चा, ये थर्ड बच्चा और ये फोर्थ बच्चा। तो उन्होंने बोला है कि सबके बर्थडे अलग होने चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। अब फर्स्ट बच्चा जब पैदा हो रहा है तो कोई इशू ही नहीं है, तो 365 अपॉन 365 हो सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी। 365 में से कौन से भी दिन पे वो पैदा हो सकता है, कोई इश्यूज नहीं। लेकिन ये जो सेकंड बच्चा है वो इसके बर्थडे पे पैदा नहीं होगा, तो इसके लिए पैदा होने के लिए 364 ही डेज है। अब ये जो थर्ड बच्चा है ये इन दोनों डेज पे पैदा नहीं होना चाहिए, तो उसके पास 363 डेज ही बचे हैं। और ये जो चौथा बच्चा है इसके पास तो 3 भी डेज नहीं है, तो उसके पास 362 डेज ही है पैदा होने के लिए। अब ये तो कट कट होके 1 हो जाएगा। दिस विल बी 364 इंटू 363 इंटू 362 whole thing upon this is 365 multiplied for thrice, so it is 365 bracket raised to 3। और ये आंसर उन्होंने दिया है आपको। This is the probability that in 4 children selected at random all have different birthdays. First is your A is your answer. There are 3 boxes with the following composition: 5 red, 7 white, 6 blue, 4 red, 8 white, 6 blue, and 3 red, 4 white, 2 blue balls. One ball is drawn at random. उन्होंने इधर mention नहीं किया, but one ball is drawn at random from each bag. What is the probability that they are of the same color? इधर ही सॉल्व कर देती हूँ मैं उनको। सेम कलर मतलब क्या, एक तो तीनों के तीनों रेड 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 होंगे, तो पहले बैग में से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 5 बाय कितने है ये, 12 प्लस 6 18, 18, 5 बाय 18। सेकेंड बैग में से रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है, 4 बाय 18। और थर्ड बैग में से रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी 3 बाय 9। तो ये क्या हो जाता है, 5 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन 18 इंटू 18 इंटू 9। So this will become 23 are 60, 60 upon 2916. This is only for red ball. Then we'll find out similarly for white ball. तो white ball की probability क्या होगी, 7 by 18। सेकेंड बैग में से white ball की probability हो जाएगी 8 by 18। और थर्ड बैग में से white ball की probability हो जाएगी 4 by 9। इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो 7 इंटू 8 इंटू 4, सेवन इंटू 8 इंटू 4 वो बन जाएगा 224, 224 अपॉन 2916। ये हो गया व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी। अब हम लोग ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 6 बाय 18। सेकेंड बॉक्स में से 6 बाय 18 और थर्ड बॉक्स में से 2 बाय 9। It will be 36 to the 72, 72 upon 2916. Now we will add them, 60 plus 224 plus 72. It is 356 upon 2916. You can simply divide and find out whether what is the correct answer.
कि उन्होंने तो ऐसे दिया है कुछ, तो लेट अस डिवाइड एंड फाइंड आउट। तो 356 डिवाइडेड बाय 2916 अपना आता है 0.1220। अब उन्होंने दिया हुआ ऑप्शन ट्राई करते हैं, 89 डिवाइडेड बाय 729 0.1220। सो फर्स्ट ऑप्शन है आपका राइट। आर यू गेटिंग दिस? यस मैम। यस मैम। उन्होंने क्या बोला है, सेम बॉल की प्रोबेबिलिटी चाहिए आपको। सेम बॉल मतलब क्या, एक तो तीनों में से रेड बॉल निकाला है, तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी 60/2916 आया, या फिर व्हाइट बॉल दैट इज 224/2916, या फिर ब्लू बॉल दैट इज 72/2916। तीनों को ऐड किया, ऐड क्यों, क्योंकि एक तो रेड बॉल होगा या व्हाइट या ब्लू होगा, तो 356/2916 हो गया। डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, 0.1220। A is your answer. लिखना है तो लिख लो, लिखना बहुत अच्छा होता है। ऑलवेज रिमेम्बर, एग्जाम एमसीक्यू टाइप है, पढ़ाई कभी एमसीक्यू टाइप नहीं हो सकती। In how many ways you will select one number out of 1000 numbers? In 1000 ways, of course. अब उन्होंने क्या बोला है, the probability that number so selected should be a multiple of 7 or it should be multiple of 11. This is very interesting. इसकी कोई मेथड कहीं दी नहीं है। प्लीज सी दिस नाउ। अब 1000 में कितने नंबर 7 से डिविजिबल होंगे, तो हम लोग 1000 को 7 से डिवाइड कर देंगे, तो 142.85 बोला है उन्होंने, तो विल टेक 143 नंबर्स राउंडेड अप। तो 1000 में से एक नंबर सिलेक्ट करेंगे हम लोग 1000 वेज में। हाउ मेनी नंबर आर डिविजिबल बाय 7? 143। हाउ मेनी आर डिविजिबल बाय 11? अगेन यू विल डू द सेम थिंग, 1000 डिवाइडेड बाय 11, 90.9। तो आप उसको 91 ले सकते हैं। अच्छा, तो उन्होंने क्या बोला है, द नंबर हैज टू बी डिविजिबल बाय मल्टीपल ऑफ 7, मतलब क्या, द नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 7। 7 ला किती नंबरनी मल्टिप्लाय केलं तर 1 to 1000 मधला नंबर येतो, असा त्या मल्टिपलचा अर्थ असतो। ओके, नाउ यू नो नंबर डिविजिबल बाय 7, so what is the probability that a number divisible by 7 will be selected? 143/1000. What is the probability that number divisible by 11 will be selected? 91/1000. But we also need to find out that how many numbers are divisible by both. तो both कैसे निकालेंगे आप? आप क्या करोगे, 1000 को 7 into 11, 77 से डिवाइड करो, वो 12.9 आता है। तो देर आर 13 नंबर्स, क्योंकि मैंने सब कुछ राउंड अप किया तो इसको भी मैंने राउंड अप कर रही हूँ। देर आर 13 नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 77, दैट इज विच आर डिविजिबल बोथ बाय 7 and 11। तो इसमें भी वो नंबर्स इंक्लूडेड है, इसमें भी है, तो मैं एक बार उसको डिवाइड माइनस कर देती हूँ, तो आपको आंसर मिल जाएगा। इट विल बी 143 plus 91 minus 30, 221/1000, 221 divided by 1000, so that is 0.22. 221 म्हणजेच 0.22 पण येऊ शकतं, सो सी इज युअर आन्सर। कारण डेसिमल पॉइंट नंतरच्या पॉइंट्सला काही फार इम्पॉर्टन्स नसतो। 13/1000 कैसे आया, देखो 143/1000 is the probability of selecting a number divisible by 7. 91/1000 is the probability of selecting a number divisible by 11.
13 by 1000 are the numbers which are divisible by 7 also and 11 also. कैसे निकाला उसको मैंने? थाउजेंड को हम लोग 77 से डिवाइड करेंगे तो वो नंबर निकलेंगे जो 7 से भी डिविजिबल है और जो 11 से भी डिविजिबल है. Are we getting this? Yes, ma'am. वो मैं अभी मेरा लिखा हुआ सब गायब हो गया तो मैं वापस आपके लिए लिख देती हूँ. तो 1000 नंबर इन ऑल आप सिलेक्ट कर सकते हो. 1000 डिवाइडेड बाय 7. So total 143 numbers are divisible by 7 and probability that this number is selected is 143 by 1000. Then 1000 divided by 11. So 91 numbers are divisible by 11 and the probability of selecting this number is 91 by 1000. And the number which are divisible by both will be 7 into 11. That will be 1000 divided by 77 and that is equal to 13. And the probability that this number is selected will be 13 by 1000. तो वो क्या होगा 143 by 1000 plus 91 by 1000 minus 13 by 1000. तो टोटल आ जाएगा 221 upon 1000 which is equal to nothing but 0.221. So C is your answer. एग्जाम में हमको इस बात के बारे में बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि सिर्फ सही आंसर नहीं लेके आने का है बट लोएस्ट टाइम में लेके आने का है. अदरवाइज तो मैं क्या कर सकती हूँ आई कैन रिसाइट द टेबल ऑफ 7 टिल द 1000 कम्स और वैसे मैं मल्टीपल ढूंढ ले सकती हूँ लेकिन वो बहुत बड़ा प्रोसीजर हो जाएगा. तो आसान क्या है 1000 को 7 से डिवाइड करो जितने नंबर 7 से डिविजिबल है ऑटोमेटिक आ जाएंगे. एट नाइन ये बॉल वॉल के हम लोगों ने इतने सम्स किए हैं ना ऑलरेडी तो वो मैं नहीं करती अभी. A problem, we'll directly go to the 10th sum. A problem in probability was given to 3 CA students A, B and C whose chances of solving the problem is 1 by 3, 1 by 5, 1 by 2. What is the probability that the problem will be solved? Now you should know that the problem will be solved if at least one of them solve the problem. मतलब एक तो A तो सॉल्व करे या B तो करे या C तो करे या उन दो तीनों में से कोई दो तो करे दैट इज A, B, B, C और AC या फिर तीनों के तीनों सॉल्व करे. ओके तो हम लोगों को ये सारे प्रोबेबिलिटीज निकालने पड़ेंगे. ओनली A सॉल्व्स, ओनली B सॉल्व, ओनली C सॉल्व, ओनली A and B solve and C doesn't. B and C solve and A doesn't. A and C solves and B doesn't. Or all of three of them is solving the problem. लेकिन इतना लंबा चौड़ा करने से तो अच्छा ये है कि हम लोग कॉम्प्लीमेंट मेथड यूज करें. उन्होंने क्या बोला है प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व. मैं बोलती हूँ प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व. एग्जैक्ट अपोजिट ले लेंगे प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व. अब ये प्रॉब्लम नॉट सॉल्व कब होगी when neither of A, B and C solves the problem. अब तीनों में से कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा तो प्रॉब्लम अनसॉल्व ही रहेगा ना. तो A की प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्या है 1 by 3. तो सॉल्व ना करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1 minus 1 by 3 दैट इज 2 by 3. सिमिलरली B की प्रोबेबिलिटी 2 by 3 करने की क्या है प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1 by 5. तो ना सॉल्व करने की 4 by 5. 1 by 5. 4 by 5.
और सी की प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम ना सॉल्व करने की क्या होगी, सॉल्व करने की 1/2 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट तो ना 1/2. 1/2 आ जाएगी। नाउ आई डोंट वांट एनी ऑफ देम टू सॉल्व द प्रॉब्लम, तो किसी ने भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करना चाहिए, तो 2/3 ए ने भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया, इनटू 4/5 बी ने भी सॉल्व नहीं करना है। तो हम लोग सॉल्व कर रहे थे 10th वाला सम, उसमें उन्होंने बोला है कि प्रॉब्लम सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी निकालो, तो मैंने उसका एग्जैक्ट अपोजिट अज्यूम कर लिया कि प्रॉब्लम ना सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व्ड एट ऑल। मतलब क्या, नाइदर ए बी और सी, एनीवन, नो वन सॉल्व्स अ प्रॉब्लम, नो वन सॉल्व्स अ प्रॉब्लम। तो ए की प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी अगर 1/3 है तो ना सॉल्व करने की 2/3 है, तो ए ने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया। बी की सॉल्व करने की 1/5 है तो ना सॉल्व करने की 4/5 है, बी ने भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया। और सी ने भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया, उसकी सॉल्व करने की 1/2 है तो ना सॉल्व करने की भी 1/2। तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 4 8, 8 अपॉन 3 × 4 इंटू, सॉरी 3 × 5 × 2, so 10 30, 8/30 or 4/15 is the probability that the problem is not solved. This is problem is not solved. तो सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 - 4/15 11/15. is 11/15. Do we have the answer? Yes, D is your answer. Similarly, a 11 sum है देखो, there are 3 person age 60, 65 and 70 year old, the survival मतलब जिंदा रहने की probability है 0.7, 0.4, 0.2 after 5 years. What is the probability that at least 2 of them are alive? अच्छा, ये तो आपको करना पड़ेगा, at least 2 of them मतलब क्या, ये 60 और 65 वाला जिंदा है और 70 वाला मर गया, या 65 और 70 वाले जिंदा है और 60 वाला मर गया, या 60 और 70 वाला जिंदा है 65 वाला मर गया, या तीनों के तीनों जिंदा है।